240 सीटों से भी 45 कम है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश में फर्जी नैरेटिव फैलाते रहे। सभापति महोदय, इन्होंने संविधान बदलने और आरक्षण छीनने का फर्जी नैरेटिव बनाया। मैं दलित हूँ, दलितों को गुमराह किया गया। और इसी तरह का एक फर्जी नैरेटिव सीएए का जब हुआ था शाहीन बाग में, तो फर्जी नैरेटिव पीएफआई ने रचा था। पीएफआई बनी थी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ऑफ केरला, कर्नाटका डिग्निटी फोरम, तमिल मनीला पसराई, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन में सीए में 75% नागरिकता दलितों को मिली थी। उपसभापति महोदय, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भाग के आए थे, और वहाँ पर दलितों को गुमराह करने के लिए बाबा साहब के फोटो, हाथ में संविधान और उनके तो और राष्ट्रीय झंडा। और कौन सा संगठन? पीएफआई। मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया। और वही पीएफआई है, पटना में जब रेड किया एनआईए ने, तो वहाँ पर हम तो 2047 में भारत को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं, और वहाँ 2047 तक भारत को गजवाए हिंद का रोड मैप मिला था महोदया, वो पीएफआई। तो ये जो फर्जी है, इन्होंने नैरेटिव रचा, तो ये नैरेटिव रचने के माहिर हैं। बहरहाल पूरा फर्जी शामिल हुआ है महोदय। ये बाबा साहब का अपमान है, दलितों का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, जो फर्जी नैरेटिव बनाया गया महोदय। पिछड़ों का तो है भी महोदया। इन्होंने एक फर्जी और बनाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, और कहा साल में 1 लाख और जुलाई से 8,500 खटाखट। वो खटाखट कहाँ चला गया? ये काठ की हांडी जो है एक ही बार चढ़ती है, दोबारा ये नैरेटिव नहीं चलने वाला। तो ये नैरेटिव गढ़ करके आपने महोदय, अब बताना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या क्या हुए, सैलिएंट फीचर्स हैं, मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एनर्जी सिक्योरिटी को बड़ी प्राथमिकता। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट पर 4.1 लाख करोड़। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पैकेज। 5 साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता। 1 करोड़ किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर। 10,000 बायो रिसर्च सेंटर। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा। तिलहन दलहन पर आत्मनिर्भरता के लिए मिशन लॉन्च होगा। 20 लाख युवा पीएम योजना के तहत स्किल्ड होंगे। देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप व्यवस्था। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। महोदय, पिछले 10 साल में जो मोदी जी का सुशासन रहा है, तो भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, और 2027 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार हैं। उपसभापति महोदय, आज जहां दुनिया के विकसित देशों में जीडीपी का ग्रोथ बहुत कम हो गया है, कहीं कहीं तो नेगेटिव है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 7% सालाना की गति से आगे बढ़ रही है। 2004 में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 12वें स्थान पर थी। 2004 में यूपीए सरकार आई थी, और 10 साल में यूपीए सरकार की अर्थव्यवस्था 2014 में केवल 1 अंक बढ़ी, 12 से 11। सभापति महोदय, यूपीए सरकार की अर्थव्यवस्था कछुआ नहीं बल्कि घोंघे के चाल से आगे बढ़ रही थी, स्नेल की स्पीड से। वहीं मोदी सरकार अब 10 साल में 11वें स्थान से ऊंचे बढ़ते हुए 5वें स्थान पर आ गई है। पिछले 10 सालों में भारतीय
अर्थव्यवस्था हर सेक्टर में वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, 1 रुपये का 100 पैसा का 100 वहाँ नीचे नहीं पहुँचता, सब लोग खा जाते। तो माननीय राजीव गांधी जी ने ही कहा था। सभापति महोदय, प्रश्न ये उठता है कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ। मोदी जी ने ध्यान दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है कानून व्यवस्था। जब किसी देश की कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव ये चाक चौबंद होती है और तब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। सुनिएगा, यूपीए सरकार में क्यों होता था? यूपीए सरकार में रोज आतंकवादी घटनाएं करते थे महोदय। मैं बताना चाहूं, तथ्यों पर बोल रहा हूं, तथ्यों पर। 2000 यूपीए सरकार में हमारे पर्यटन स्थल पर बमबारी की जाती थी। पर्यटन स्थल में जयपुर ब्लास्ट 13/5/2008 को 80 मरे, 216 घायल। सरोजनी नगर दिल्ली महोदय, इसी दिन यहाँ धनतेरस दिन ब्लास्ट हुआ था और मारे गए थे 62। कनॉट प्लेस गफ्फार मार्केट 13/9/2008 2 दर्जन लोग मारे गए। हाई कोर्ट भी सुरक्षित नहीं रहा। 7 सितंबर 2011 15 मरे, 79 घायल। महोदय बटला हाउस, मैं जरूर इसका जिक्र करना चाहूंगा। 13/9/2008 इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हुए थे और इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ इंडिया कमांडर आतिफ अमीन और उसका साथी साजिद मारा गया था। जब ये घटना हुई तो महोदय कांग्रेस के एक बड़े नेता, मुझे दुख है वो यहाँ मौजूद नहीं है, राज्यसभा के सांसद हैं। अरे मैं बजट पर बोल रहा हूँ, क्यों आपके यहाँ क्यों होता था ये जानते हैं? वो जो है आपके नेता जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो आजमगढ़ गए और वो जो संजरपुर जो नॉर्थ इंडिया कमांडर इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था, उन आतंकवादियों के घरों पर सिजदा करते रहे। बटला हाउस झूठा है। शहजाद एक अपराधी था, मैंने दिया था पकड़कर, तब मैं एडीजी चीफ होता वहां का। उसको जब दिल्ली से आजम कारावास की सजा हो गई तो आपको बड़े नेता महोदय बोले कि नहीं, इसमें तब भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। महोदय एक नेता और आपके बहुत बड़े नेता रहे, 10 फरवरी 2012 को इलेक्शन में गए थे भाषण देने। उन्होंने कहा था बटला हाउस की तस्वीर देखकर उनकी नेता रोई थी। अब अगर एक इतने बड़े नेता जो विदेश मंत्री रहा हो और उसके मुंह से बात निकलेगी तो क्या मैसेज जाएगी महोदय? मेरा कहने का मतलब यह है कि इस राज्य में जर्मन बेकरी ब्लास्ट, धार्मिक प्लेस में दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, यूपी कचहरी ब्लास्ट, गुवाहाटी ब्लास्ट, गोलघर गोरखपुर ब्लास्ट, बोध गया ब्लास्ट, लुम्बिनी पार्क गोगल चाट हैदराबाद ब्लास्ट, और महोदय टेररिस्ट ने टारगेट किया जो हमारी आर्थिक राजधानी थी, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 26/11 आतंकवादी हमला। महोदय ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमारे 2 IPS अफसर और मेजर उन्नी कृष्णन मारे गए थे और इसमें एक नेता आपके अजीज बर्नी से किताब लिखाई गई था, उसका नाम 26/11 RSS की साजिश। कहा गया तो भगवा आतंकवाद है, कसाब को कहा गया निर्दोष है, पाकिस्तान निर्दोष है। तो महोदय क्योंकि आपके यहाँ जब आतंकवादी घटनाएं होती थी, एडवाइजरी जारी होती थी विदेश से भारत मत जाइए, भारत असुरक्षित है, तो भारत का विकास नहीं होता महोदय, और इसीलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुँच गई थी। अब अध्यक्ष महोदय मैं चाहूँगा बात करना नक्सलवाद मैं बताना चाहूँगा ये हमारे देश की सब
सबसे बड़ी समस्या थी। पहले जब मोदी जी आए 2014 में तो 106 जिले प्रभावित थे महोदय। 2024 में घटकर उनकी संख्या 32 रह गई है। नेपाल से लेकर दक्षिण तक रेड कॉरिडोर उनकी करबला थी। बूढ़ा पहाड़, चकरबंधा, ये तमाम ऐसे जगह थे जो नक्सलवादियों के अड्डे थे, ट्रेनिंग सेंटर थे। ऑक्टोपस ऑपरेशन चलाया सीआरपीएफ ने, और आज जो 3-3 दशक से कब्जा था वो छोड़कर भागने को मजबूर हो गए महोदय। बूढ़ा पहाड़ अभी 2023 में कब्जा किया गया है। ये क्यों पनपे? अरे आपके भी नेता माननीय विद्याचरण वहाँ शुक्ला जी मारे गए थे महोदय, इसलिए आपने कोई कार्रवाई नहीं किया और नक्सलवाद एक दिन में नहीं फैलता है महोदय। मैं एक नक्सलवादी को, मैं तब उत्तर प्रदेश का स्पेशल डीजी था, इंट्रोगेशन कर रहा था। वो इसी जेएनयू के पढ़े हुए एमफिल और पीएचडी थे। मैंने उनसे पूछा कि आप मध्य प्रदेश में कैसे सफल हो गए, बिहार में कैसे बना लिया, छत्तीसगढ़ में कैसे बेस बना लिया? बोले साहब ऐसा था, वहाँ ना तो विकास था, ना सरकारी एजेंसी जाती थी। देयर वाज ए वैक्यूम और वी ऑक्युपाइड इट। लेकिन जो मोदी सरकार में क्या हुआ है, देयर इज नो वैक्यूम, डेवलपमेंट है, सड़कें बनाई गई हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग किया गया है, और आज महोदय हम वहाँ पर अब वो वैक्यूम नहीं है। वहाँ जो विकास से उस वैक्यूम को भर दिया गया है। अब महोदय बात आती है कि उस समय हमारे जवान क्यों मारे जाते थे? अरे जो सुकमा में मारे गए, दंतेवाड़ा में मारे गए, 76 जवान सीआरपीएफ के एक साथ मारे गए थे। मैं एडीजी था प्रदेश का, उनकी लाशें ताबूतें तिरंगों में लपेट करके चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर आती थी और मैं उनको रिसीव कर रहा था महोदय। उसमें एक बिहार का जवान था, जब उसको गोली लगी उसने अपने पत्नी को फ़ोन किया, क्या कर रही हो? वो उनकी पत्नी गेहूं काट रही थी, मार्च का महीना था, और उसके बाद उसको गोली लगती है, मर गया, वो शहीद हो गया 75 लोग। और इसी जेएनयू में जश्न मनाया गया था महोदय कि ये दुश्मन है, जश्न मनाया गया था। तो ये मैं बताऊं, उस समय हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। जब मैंने आईपीएस ज्वाइन किया, 303 सेकंड वर्ल्ड वॉर की लड़ी हुई, जो प्रीमियर ट्रेनिंग सेंटर है नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद महोदय, वहाँ किया। लेकिन मैं अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारी फोर्सेस को मॉडर्न इक्विपमेंट दिए गए हैं। आज हमारे पास कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है, आज हमारे पास AK-203 है, आज हमारे पास AK-203 है, रॉकेट लॉन्चर है। और महोदय एक और वेपन है जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड बेस बनाने में कामयाब हुए हैं। पहले कोई घुसता नहीं था महोदय, 2 मिनट लूंगा। उसमें ये वेपन है WAP, फील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर महोदय। ये अभी 2023 में अमित शाह जी ने उपलब्ध कराया है। ये ऐसा वेपन है जो एम्फीबियन भी है, हर टेरेन में चल सकता है। उसमें हमारे 4-5 जवान अंदर बैठते हैं, ड्राइवर आगे, ऊपर माउंट होती है मीडियम मशीन गन। कितना गोली चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो जब चलती है आगे तो नक्सलवादी देखकर भागते हैं, और उनका मैंने सुना उन्होंने इंटरसेप्ट, आज नक्सलवादी कह रहा कहीं भैंसा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, काला भैंसा। आज उसकी वजह से हम फॉरवर्ड बेसेज में घुस करके वहाँ हमारे बेसेज बन गए, वहाँ हमारे जवान पहुँच गए। और महोदय मुश्किल से साल भर का है वो जो हमारा WAP है, जिसको नक्सलवादी भैंसा कहता है, वो जब चलता है तो दूर देखकर भागते हैं। मात्र याद करिएगा, 1 से 1.5 साल का समय है, पूरा नक्सलवादी देश से खत्म होगा। तो आपके समय आतंकवाद बढ़ता था, नक्सलवाद होता था। थैंक यू ऑनरेबल मैडम। इस बार के बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने रेल